नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है आज तुर्की से। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 75वां सेशन यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली का शुरू हो चुका है और इसी के चलते दुनिया के जो देश हैं उनके जो लीडर हैं वो अपनी स्पीचेस भेज रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी स्पीचेस यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में भेजी थी, क्योंकि यहाँ पर 75वां सेशन चल रहा है। 75वें सेशन की खुशी में जो एक दुनिया के देश हैं अपना अपना व्यू रखने के लिए अपने लीडर आज अपने स्पीचेस UNGA में दर्ज करवा रही हैं। और इसी की कड़ी में जो तुर्की है, तुर्की ने एक बार फिर से कश्मीर का एजेंडा चल दिया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति की जब स्पीचेस चलाई गई तो उन्होंने साफ शब्दों में भारत के कश्मीर का एक उल्लंघन बताते हुए कहा कि आज भी कश्मीर में स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर लगातार लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। और दोस्तों, इतनी बड़ी बातें वो अब स्पीचेस में बोल रहे हैं तो ये साफ हो गया है कि तुर्की को अब पाकिस्तान वाली कैटेगरी में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आज इसी तरह का एजेंडा चला रहा है और तुर्की उसकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के एजेंडे के बावजूद भी भारत ने तुर्की को एक ठंडे बस्ते में डाल रखा था। लेकिन UNGA के 75वें सेशन में जिस तरह से तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना एक अगुवाई में इस तरह की बात कश्मीर के मामले में रख दी है, तो अब भारत को तुर्की के खिलाफ फ्रांस और इसी के साथ ही हर उस देश का साथ देना होगा जो तुर्की के खिलाफ अब अपना व्यू रखती हैं। और दोस्तों, ये जरूरी भी है क्योंकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं लीबिया की आर्म्स को लेकर। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है पड़ोसी देश पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर OIC में कह रहे हैं कि भारत हमें डरा रहा है कि हम आपके साथ मिलिट्री का एग्रेशन दिखाएंगे और आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे। हालांकि भारत ने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर OIC में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान आज लगातार बेनकाब होता जा रहा है, चाहे वो UN का मंच हो या UNHRC का मंच हो। हर मंच पर भारत के एनवॉय और डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और OIC में भी अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो इसी के साथ ही जो अभी हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के रिश्ते खट्टे हुए थे, उसके बाद शाह मोहम्मद कुरैशी एक बार फिर से सऊदी अरब के बहुत करीब हो चुके हैं और OIC में अपना एजेंडा वो चलाने लग रहे हैं। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब के साथ रिश्ते खट्टे हुए हैं तो अब भारत को वो एक घेरना चाहते हैं OIC में, लेकिन फिर भी भारत OIC में घेरने वाला नहीं है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कितनी भी कोशिश कर लें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी नेपाल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज खबरें ही भारत के विरोधी देशों से निकल कर आ रही हैं। पहले तुर्की, फिर पाकिस्तान और अब नेपाल। दोस्तों, नेपाल अब भारत की देहरादून, नैनीताल को अब अपना हिस्सा बता रहा है। दरअसल दोस्तों, ग्रेटर नेपाल कैंपेन चल रहा है नेपाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ग्रेटर नेपाल कब था? जब 1816 सन था। हालांकि उस समय जो नेपाल के इलाके थे देहरादून और नैनीताल तक फैले हुए थे और उसी की कड़ी में नेपाल सरकार अब कह रही है कि लिपुले, कालापानी और ओलंपिया धारा के साथ साथ हम उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल पर भी अपना हक जमाने वाले हैं। हालांकि किसी ऑफिशियल का ये एक एजेंडा नहीं चल रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर आज नेपाल इस तरह की कैंपेन, ग्रेटर नेपाल कैंपेन अब चला रहा है। हालांकि आज ही अभी कुछ बीते दिनों में ही भारत ने नेपाल की सरकार को 2 ट्रेनें दी हैं, लेकिन फिर भी भारत जितनी एक कोशिशें कर रहा है नेपाल को अपने हक में करने के लिए, उतनी कोशिशें नेपाल नहीं कर रहा है, जबकि आज इस तरह के एजेंडे चलाकर भारत के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है नेपाल से। हालांकि ये अच्छी खबर है। नेपाल ने जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसमें जो एक मैप लॉन्च किया है उन्होंने, उस टेक्स्ट बुक को लेकर उन्होंने अब रोक लगा दी है कि ये अब एक बार मार्केट में नहीं आएंगी। हालांकि ये रोक लगी है तो देखना होगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने जो गुड गेस्चर दिया है शायद तक उस वजह से नेपाल की सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है भारत चीन के तनाव के बीच में से। 3 सालों में चाइना ने अपने एयर बेसिस, एयर डिफेंस, हेलीपोर्ट्स की संख्या डबल कर ली है भारत चीन के फ्रंट पर। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं।
ये जो रेड रेड डॉट देख रहे हैं ये एयर बेसिस हैं। इसी के साथ ही जो ये ब्लू पोर्ट हैं ये हैं हेलीपोर्ट। और इसी के साथ ही ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये एयर डिफेंस साइट है जो चाइना की। दोस्तों इतने बेसिस हैं चाइना के पास, इतने बेसिस होने के बावजूद आज भारत के पास इतनी संख्या में आज भारत के इलाकों में बेसिस नहीं है। जाहिर सी बात है कि चाइना यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी भारत को भी कम आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास आज अकेला चाइना है तो दूसरी तरफ भारत के साथ आज दुनिया है। अगर भारत के ऊपर अटैक होता है तो जापान के साथ साथ अमेरिका भी भारत की सपोर्ट में चाइना के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ेंगे, क्योंकि चाइना आज जिस तरह से अग्रेसिव नीति के चलते काम कर रहा है उसकी एक खुंदक निकालने के लिए अमेरिका जापान आज उस पर अटैक करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये खबर हमें आगाह कर रही है कि चाइना का एयर डिफेंस एयरबेस आज भारत के से ज़्यादा मजबूत है। हालांकि हमें किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को ही इतना समर्थ बनाना है कि हम अकेले ही चाइना के एग्रेशन को निपट सकें। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के लिए भारत को 4 परमानेंट मेंबर का सपोर्ट मिला है कि हम आपको परमानेंट सीट दिलवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों ये 4 देश कौन से हैं? दोस्तों 5 देशों में अकेला चाइना ही है जो भारत की अगुवाई में एक भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनने देता, वरना आज पूरी दुनिया में जो भारत को समर्थन करने वाले देश हैं उन देशों की लिस्ट कम नहीं है। आज फ्रांस के साथ साथ अमेरिका, रूस आज भारत का समर्थन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लिए। लेकिन दोस्तों एक ऐसी भी कड़ी है जिसके चलते इन परमानेंट मेंबरों के बजाय अगर कोई अध्यादेश यूएनएससी में लाया जाता है तो उस अध्यादेश के चलते अगर भारत के पक्ष में वोटिंग होती है और उस वोटिंग में भारत 2/3 वोट हासिल कर लेता है तो भारत बिना किसी चाइना के विरोध के अपनी सीट यूएनएससी में सिक्योर करवा लेगा। जाहिर सी बात है कि इस सिक्योर करवाने से जो भारत का फ़ायदा तो होगा ही, साथ में ही जो एक चाइना की एक कोशिश है भारत को एक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना बनने के लिए उसको भी एक चोट पहुंचेगी। हालांकि यूएनएससी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना एक वक्तव्य रखा था यूएनएससी में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि विदाउट कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स यूएन फेसेस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉन्फिडेंस की बात रखी गई है चाइना के ऊपर। चाइना किस तरह से आज कॉन्फिडेंस पर वार कर रहा है और पूरी दुनिया में जो विश्वास की एक कड़ी होती है वो विश्वास की कड़ी आज खत्म होती जा रही है। आज चाइना एक्सपेंशनिज्म की थ्योरी पर अपने करीबी देशों के ऊपर अटैक करता जा रहा है और हर तरह के एजेंडे अपना रहा है, लेकिन फिर भी आज यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। कोई नया देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया के देश एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के क्राइसिस से। यदि आज भारत यूएनएससी में अपनी सीट रखता तो चाइना किसी भी सूरत में बॉर्डर पर अपनी इस तरह की गतिविधि कर ही नहीं सकता था। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजों में यूएनएससी के वक्तव्य में कहा है कि यूएन फेसेस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस अंटिल विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। तो दोस्तों इस पर जरूर यूएनएससी के मेंबर गौर करेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने अपना बयान दिया है कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना तो हम कोल्ड वॉर लड़ना चाहते हैं ना ही हॉट वॉर लड़ना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों शी जिनपिंग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो ये करते हैं वो ये कहते नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि एक चोर के बराबर इनकी एक छवि बन चुकी है। ये कह तो रहे हैं कि हम शांति बरतेंगे, लेकिन बॉर्डर पर जिस तरह की एक तैनाती इन्होंने कर रखी है, भारत से डबल एयर बेसिस इनके हैं, इसी के साथ भारत से ज़्यादा सैनिकों की संख्या इन्होंने बॉर्डर पर रखी हुई है, जो ये साफ दिखाता है कि चीन जो कहता है वो करता नहीं है और असल में वो कोल्ड वॉर और हॉट वॉर भारत के खिलाफ और दुनिया के उन देशों के खिलाफ जिसके साथ उसका बॉर्डर लगता है उसके साथ इसने शुरू पहले से ही कर ली है। लेकिन शी जिनपिंग ये वक्तव्य कर रहे हैं, असल में बोलने से कुछ नहीं होता, आदमी की हरकतें ही बता देती हैं कि वो क्या करना चाहता है। और आज शी जिनपिंग की हरकतें बता रही हैं कि वो वॉर ही चाहते हैं। हालांकि अगर वो शांति चाहते हैं तो बॉर्डर पर आखिरकार क्यों अपने सैनिकों की संख्या कम
नहीं करते। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है यूएन की जनरल असेंबली में। जैसा कि हमने आपको बताया कि 75वें सेशन के लिए सभी देश अपना वक्तव्य रख रहे हैं और इसी वक्तव्य में यूएन की जनरल असेंबली में भी डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वक्तव्य रखा। इस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यूएन को आज ध्यान देना चाहिए कि चाइना ने जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी फैलाकर पूरी दुनिया में एक घमासान मचाया है, एक्सपेंशनिज्म की थ्योरी ला दी है, उसके ऊपर चाइना के खिलाफ यूएन को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज इस तरह की बात बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की बात में दम होना ही चाहिए और यूएन की जनरल असेंबली में इसके बारे में बातचीत भी होनी ही चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत की मार्केट से। दोस्तों, भारत में रिलायंस जियो आया था तो इसी के साथ ही जो एक डाटा के रेट थे वो रिकॉर्ड तोड़ गिर गए थे, लेकिन इसी के साथ ही अब मोबाइल फोन की मार्केट में भी चीनी फोनों को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी का वेपन आ गया है। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो अब कह रही है कि हम $50 का फोन मार्केट में, भारत की मार्केट में निकालने जा रहे हैं और ये मार्केट गूगल के एंड्रॉयड और इसी के साथ ही गूगल की एक ऐप से चलने वाला है। हालांकि गूगल ने अभी हाल ही में भारत के जियो के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट किया है और इसी इन्वेस्टमेंट के चलते वो एक मोबाइल फोन निकालना चाहते हैं। भारत के गरीब से गरीब जनता को आज $50 का फोन मिलेगा और इसकी कीमत अगर भारतीय रुपए में बदले तो करीब 3500 से 4000 रुपए इसकी कीमत बैठने वाली है। और दोस्तों, इतना सस्ता फोन आज चीन की कंपनियों का भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर ये मोबाइल फोन वाकई में ही कारगर होता है तो रिलायंस जियो अपना धमाका भारत में करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि गूगल के पास आज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर गूगल की टेक्नोलॉजी भारत के रिलायंस जियो को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि भारत की मार्केट में जियो का डंका बज जाएगा। जियो के स्मार्टफोन, रिलायंस गूगल के स्मार्टफोन आपने देखे ही हैं, पिक्सल 3a, पिक्सल 4a, किस तरह के स्मार्टफोन है। आज वो स्मार्टफोन भले ही एक कैमरे के हों लेकिन आज वो टक्कर दे रहे हैं बड़े बड़े स्मार्टफोन्स को। लेकिन दोस्तों, उस तरह की टेक्नोलॉजी तो नहीं आएगी, लेकिन उससे कम की टेक्नोलॉजी अगर गूगल जियो को देता है तो बहुत अच्छी बात होगी भारतीय यूजर के लिए। और $50 में एक फ़ोन लेना आज के समय में बहुत बड़ी बात है और मुकेश अंबानी सबसे सस्ता प्लान और सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन देने के लिए आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और वो इसी दिशा में अब काम भी कर रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है राफेल से। अंबाला एयरबेस में आईएफ ने कहा है हरियाणा सरकार को कि आपको अपने आसपास के इलाकों में बिल्कुल गंदगी को सफाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पक्षी आ रहे हैं और पक्षियों के आने के कारण यहाँ पर भारत के राफेल को खतरा हो सकता है। दोस्तों, इसी के चलते हरियाणा सरकार को ऑर्डर दिया गया है और हरियाणा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 10 किलोमीटर के इलाके तक जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको ऐसे ही नहीं फेंका जाएगा, उसकी जिम्मेवारी अब उसी एक कंपनी की होगी। अगर उसने 10 किलोमीटर, एयरफोर्स के 10 किलोमीटर के इलाके में अगर कोई भी इस तरह का सॉलिड वेस्ट डालता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही जो हरियाणा सरकार है अब वो एक्टिव हो चुकी है इन फर्मों पर जो इस तरह का सॉलिड वेस्ट फेंकने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आज एक राफेल की कीमत 1680 करोड़ रुपए है और पक्षियों के कारण हम राफेल को खोना नहीं चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी है भारत की नागरिकता हासिल करने वाले लोगों से। दोस्तों, पिछले 3 सालों में हमने करीब 2120 पाकिस्तानियों को भारत में नागरिकता दी है, 188 लोगों को अफगानिस्तान से भारत में नागरिकता दी है, 99 लोगों को बांग्लादेश के लोगों को आज भारत में नागरिकता दी गई है। सबसे ज़्यादा नंबर आज पाकिस्तान का है। सबसे ज़्यादा लोग आज पाकिस्तान में दुखी हैं क्योंकि वो वहाँ पर एक पाकिस्तान के आतंकवादी और मुस्लिम संगठनों से आज एक ईर्ष्या का एक भावना के चलते वो आज वहाँ से भागकर भारत में आ रहे हैं और यहाँ पर वो एक नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पिछले 5 सालों में 18,555 और 56 देशों के नागरिकों को एक नागरिकता दी जा चुकी है। हालांकि लोकसभा में बताते हुए ने कहा कि हमने 15,000 बांग्लादेशी लोगों को, 2668 पाकिस्तानी लोगों को, 109 श्रीलंका के लोगों को, 665 अफगानिस्तान, 105 अमेरिकन, 40 नेपाली, 40 ब्रिटेन, 23 केन्या, 21 मलेशिया, 18 कनाडा, 18 सिंगापुर के लोगों को हमने नागरिकता दे दी है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान में अत्याचार के कारण आज पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं। हालांकि ये भारत में मुसलमान लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि भारत में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो लोग आज पाकिस्तान से भागकर भारत में आ रहे हैं और भारत उन्हें नागरिकता दे रहा है। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए यूएन के मंच पर जो इस तरह की बातें करता है, लेकिन ये आंकड़े दिखाते हैं कि आज पाकिस्तान में आतंक कितना मचाया हुआ है पाकिस्तान के मुस्लिमों
आतंकवादियों ने। तो वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबर को। उम्मीद है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।